Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Am I audible? Can you hear me? वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में आपने पॉइंटर और इंटीजर एरे का इंटरैक्शन सीखा। आज बात करेंगे हाउ कैन वी एक्सेस अ कैरेक्टर एरे यूजिंग पॉइंटर। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। वाया पॉइंटर कैरेक्टर एरे को एक्सेस करना पड़े तो ये काम आप सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। शुरुआत बिल्कुल पहले जैसे करेंगे। मेन है, मेन के अंदर मैंने कैरेक्टर का एक एरे डिक्लेयर करा, कैर str, मान लीजिए 10। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मुझे इस एरे को वाया पॉइंटर हैंडल करना है तो पॉइंटर किस डेटा टाइप का डिक्लेयर होगा? जल्दी जल्दी बताएं। कैरेक्टर टाइप का होगा। क्यों होगा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर? इंटीजर टाइप का क्यों नहीं होगा? कैरेक्टर टाइप का ही क्यों होगा, इंटीजर टाइप का क्यों नहीं होगा पॉइंटर? क्या दिक्कत है इंटीजर बनाने में? क्योंकि पॉइंटर की डेटा टाइप वो रखी जाती है जिस तरह के वेरिएबल को वो पॉइंट करता है। ऐसा ही है, राइट। तो अब हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा कैर पॉइंटर पी, और इस पी के अंदर एरे का डालना पड़ेगा बेस एड्रेस जो हम स्टोर कर लेंगे बाय राइटिंग पी इक्वल टू str। ऐसा करने से बेस एड्रेस आ जाएगा पी में। क्या कहते हैं? एम्परसेंड नहीं लगाना पड़ेगा, एम्परसेंड नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर का एरे हो गया ऑफ 10 कैरेक्टर्स इन साइज। ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के इंडेक्सेस हो गए। str हमारा बेस एड्रेस हो गया। इमेजिन कर लीजिए 2000 स्टार्टिंग एड्रेस है इसका। अब जैसे ही आप कहेंगे p इक्वल टू str, p के अंदर ये 2000 आ जाएगा। क्या कहते हैं? आ जाएगा। ठीक, अब मुझे इस एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू लेना है। str का नाम नहीं लेना है मुझे इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये इनपुट str का नाम लेकर लूं, मैं चाहता हूं पॉइंटर से लूं। तो पहले आप याद करके बताइए कैरेक्टर एरे में इनपुट कैसे लेते हैं? जल्दी बोलिए। कैरेक्टर एरे में इनपुट लेने का सिंटेक्स सी लैंग्वेज में क्या पढ़ा है आपने? परसेंटेज सी से इनपुट लेते हैं चंद्रकांत। हाँ, ये किसने पढ़ाया तुम्हें? विकास, चंद्रकांत, आप लोगों को परसेंटेज सी से इनपुट लेना सिखाया है कैरेक्टर एरे में। तो कैसे लेते हैं? परसेंटेजेस तो लगाते हैं, इसके अलावा क्या लिखते हैं अपन? अगर अपन को यूजर से इस एरे में स्ट्रिंग चाहिए तो अपन क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ, डबल कोट्स में मान लीजिए मैंने कहा एंटर नेम। फिर अपन स्कैन एफ में क्या लिखते थे? यहाँ डबल कोट्स में क्या आता था? परसेंटेज एस, और इसके बाद कॉमा के बाद परसेंटेज एस में कॉमा लगता था, कॉमा के बाद शाबाश, कॉमा के बाद आप लिखते थे एरे का नाम, सिर्फ एरे का नाम लिखते थे। अभी बताइए एरे के नाम से क्या प्रोड्यूस होता है? जल्दी जवाब दें जरा। एरे का नाम क्या जनरेट करके देता है अपनी तरफ से? गुड, एरे का नाम जनरेट करके देता है अपना बेस एड्रेस। तो क्या मैं वो बेस एड्रेस पी से ले सकता हूं? जल्दी जल्दी बोलिए। ले सकता हूं ना? ये बेस एड्रेस मुझे पी से भी मिल जाएगा क्योंकि हमने p इक्वल टू str बोला हुआ है, राइट। तो अब यूजर जो भी आपको नाम देगा वो वाया p आपके एरे में जाकर स्टोर हो जाएगा। इमेजिन करते हैं वही नाम जो अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, राम। तो राम का एक एक कैरेक्टर आपके एरे के एक एक सेल पे जाकर स्टोर हो जाएगा,
और आगे वालों में अभी भी पड़ा रहेगा गार्बेज। इतना समझ आया? आया। इसके बाद आप इस नाम को स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे कराते थे? अगर आपसे कहा जाए इस नाम को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो आप क्या करते थे? प्रिंट करने के लिए आप लिखते थे printf %s str लिखते थे। अब इस str की जगह कैन आई राइट p? क्या कहना है आपका? यस, यू कैन डेफिनेटली राइट p, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ p नाम भी ले सकते हैं, अलाउड है p बोलना। यस, बेस एड्रेस p से भी तो मिलेगा और %s इस बेस एड्रेस से शुरू करेगा और जितने कैरेक्टर है सब प्रिंट करेगा। कहां तक? पूरे लास्ट 10 कैरेक्टर तक या नल कैरेक्टर तक? गुड, नल कैरेक्टर तक। ठीक है, ये आपका पहला डेमो वाया कैरेक्टर एरे, वाया पॉइंटर कैरेक्टर एरे को एक्सेस कैसे करना है। चलें आगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आएगा ट्रैवर्सिंग अ कैरेक्टर एरे यूजिंग पॉइंटर। वाया पॉइंटर कैरेक्टर एरे को ट्रैवर्स कैसे करेंगे? लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट नाउ। तो सबसे पहले तो याद करके बताइए ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रैवर्स करना? नहीं शैला, ट्रैवर्स करने का मतलब होता है एरे के एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस करना। एरे के एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस करना। ठीक है, और हमने करा भी है ये। फिलहाल जो कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपन को राम हॉरिजॉन्टल दिखाएगा कि वर्टिकल दिखाएगा? जो कोड इस समय आपके स्क्रीन पे है वो एरे का डेटा हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा कि वर्टिकल प्रिंट करेगा? गुड, हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं ये जो राम है ये मेरा प्रोग्राम वर्टिकली डिस्प्ले करे। तो ये एरे के कंटेंट्स हैं। आई वांट, हम कुछ ऐसा लॉजिक लें कि जो हमें आउटपुट मिले वो आउटपुट हमें हॉरिजॉन्टल मिले, सॉरी हमें वर्टिकल मिले ना कि हॉरिजॉन्टल। आई वांट दिस आउटपुट RAM। अब अगर ये आउटपुट मुझे चाहिए तो मुझे बताइए p तो बेस एड्रेस पे पॉइंट कर ही रहा है। हमारे पास इस काम को करने के कितने प्रोविजन है? 2 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन क्या है? एक इंटीजर लिया जाए। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया i, फिर यहां पर एक फॉर लूप घुमाएं फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब आप बताइए आप कैरेक्टर एरे पे लूप कैसे चलाते थे? आज से 15-20 लेक्चर पहले जब आप कैरेक्टर एरे पढ़ रहे थे तब आप लूप कैसे चलाते थे? जल्दी जल्दी कैरेक्टर एरे का फॉर लूप जरा चैट विंडो में लिख के दिखाइए मुझे। फटाफट करिए, फटाफट। जल्दी जल्दी बनाएं। कैरेक्टर एरे पे फॉर लूप कैसे चलाया अपन लोगों ने? वेरी गुड, हम लोगों ने कैरेक्टर एरे पे फॉर लूप ऐसे चलाया है। I इक्वल टू 0 stri नॉट इक्वल टू \0 फॉलोड बाय i प्लस प्लस, ऐसे ही करा है। और फिर इसके अंदर लिखा है हमने printf %c stri। अब आज हमें यही काम करना है लेकिन यूज करना है एरे की जगह पर पॉइंटर। तो आपने अगर सैटरडे का लेक्चर मिस नहीं करा हो
तो मुझे बताइए, क्या कंपाइलर को stri समझ में आता है? नहीं आता है। वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? चंद्रकांत, पूरी एक्सप्रेशन बताओ। कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फिजा, चंद्रकांत, पूरा आंसर दीजिए। वेरी गुड विकास। कंपाइलर इसको बना देता है वैल्यू एट str+i, बना देता है। स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता है, दोनों को जोड़ देता है और पूरे पे लगा देता है वैल्यू एट। पढ़ा था, है ना? अब मुझे बताइए, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो जो str है ये बेस एड्रेस दे रहा है, तो क्या हम इसकी जगह वैल्यू एट p+i लिख सकते हैं? बस तो हो गया काम। जहां अपन ने stri बोल रखा है वहां अपन बोलेंगे वैल्यू एट p+i, इधर भी आ जाएगा। और ये वाला जो stri आपने बोल रखा है ये भी हो जाएगा वैल्यू एट p+i। आ रहा है समझ? आ रहा है। अब अगला सवाल का जवाब दीजिए, ये सॉल्व कैसे होगा ये बताइए। जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें कितने ऑपरेटर दिख रहे हैं? 4 ऑपरेटर दिख रहे हैं। वेरी गुड विकास। कौन कौन 4 हैं? चार कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? एक स्टार यानी इनडायरेक्शन, एक पैरेंथेसिस, एक प्लस और एक नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक ही ऑपरेटर है कुंदन, वो 4 नहीं है। उसको 2 ऑपरेटर कहां से गिन रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, 4 है, आपने तो 3 ही लिखे। एक स्टार है, एक प्लस है, एक नॉट इक्वल टू है और एक ब्रैकेट है। ये हैं 4 ऑपरेटर। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होने के कारण कंपाइलर सबसे पहले पढ़ेगा p+i, पढ़ेगा, राइट। तो p+i सॉल्व करने की मैथ्स क्या होती है कंपाइलर की? p+i की मैथ्स क्या होती है? लास्ट लेक्चर अटेंड करा था? तो p+i की गणित क्या बनती है? वेरी गुड, ये बनती है p+i मल्टीप्लाइड बाय, फिजा हमेशा 2 का ही मल्टीप्लाई करता है कंपाइलर, ये सीखा था। क्यों फिजा? फिर इंटू 2 कैसे हो गया? मल्टीप्लाई करता है साइज ऑफ डेटा टाइप से, राइट। इस वक्त हमारे पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा? 1 से होगा। तो 2000 प्लस 1 2001 बनेगा, 2000 प्लस 2 2002 बनेगा। यस। लास्ट लेक्चर की तरह दो दो का जंप नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में याद कीजिए पॉइंटर की डेटा टाइप क्या थी? इंटीजर थी, तो 2 का जंप आ रहा था। आज पॉइंटर की डेटा टाइप कैर है, तो जंप 2 का तो आ ही नहीं सकता ना। ओके, तो अब कंपाइलर सॉल्व करेगा वैल्यू एट p+i। वैल्यू एट p+i बन जाएगा वैल्यू एट 2000 प्लस 0। 2000 प्लस 0 2000 होता है ना? 2000 पे लगेगा वैल्यू एट, कितना होता है 2000 पे वैल्यू एट? वैल्यू एट 2000, वैल्यू एट 2000 इज आर। फिर सॉल्व होगा नॉट इक्वल टू नल। तो आर नल है कि आर नल नहीं है? नहीं है, तो अंदर आकर आर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगी, राइट। आई के 1 होने पर वैल्यू एट p+i बनेगा वैल्यू एट 2001 बनेगा। क्या है वैल्यू एट 2001? ए भी नल नहीं है, तो अंदर आकर ए प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस आई को 2 कर देगा,
वैल्यू एट पी प्लस आई बन जाएगा वैल्यू एट 2000 प्लस 2, वो होता है वैल्यू एट 2002 जो दे देगा अपन को m, और वो भी नल नहीं है तो अंदर आएंगे और m प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस आई को कर देगा 3। अब जब वैल्यू एट p प्लस आई सॉल्व होगा तो ये p प्लस 3 बनेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, और कंट्रोल आ जाएगा लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। परफेक्ट, आया समझ? ये था एक तरीका। अब ये बताइए क्या बगैर आई लिए ये सेम कोड बनाया जा सकता है? हमें आई ना लेना पड़े और राम वर्टिकल प्रिंट हो जाए। कैन वी डू दिस? क्या करना पड़ेगा बताएं? अगर यही काम बिना आई के करना हो तो प्रोग्रामर क्या कर सकता है? गुड, प्रोग्रामर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये str है 2000, यहाँ है राम, ये हो गया नल, इस str के बेस एड्रेस को पॉइंट p कर रहा होगा। ठीक, अब हम इस लूप में करेंगे चेंजेस। क्या चेंज करेंगे? फॉर लूप की बॉडी के अंदर ये हो जाएगा हमारा वैल्यू एट p, और ये i प्लस प्लस की जगह हो जाएगा p प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा जहां वैल्यू एट p प्लस आई है ये हो जाएगा हमारा वैल्यू एट p। यस और नो? हो जाएगा ना? ठीक, अब क्या फर्क है इस वाले कोड में और पिछले वाले कोड में? जल्दी बताओ। क्या फर्क है इस वाले कोड में और पिछले वाले कोड में? वेरी गुड, इस वाले कोड में पॉइंटर मूव कर रहा है, तो पॉइंटर कहां जाकर रुकेगा? जब ये लूप रुकेगा तो पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी? 2003। पॉइंटर 2003 एड्रेस पे जाकर स्टॉप होगा। करेक्ट? ओके, और ये वाला लूप वाइल लूप में भी लिख सकते हैं, ये फॉर की जगह वाइल भी हो सकता है। बिल्कुल, आप लिख सकते हैं वाइल वैल्यू एट p इज नॉट इक्वल टू \0, और लूप के अंदर लिख सकते हैं अपन printf %c कॉमा वैल्यू एट p एंड p प्लस प्लस। ये इसका वाइल लूप का वर्जन हो गया। समझ आया? चले आगे। गुड, तो ये तो हुए दो तरीके वाया पॉइंटर एरे को एक्सेस करने के। अब सुनिए अगली इंपॉर्टेंट बात। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कुछ नए शॉर्टकट्स। पहले ये बताइए सी लैंग्वेज में आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जिन्हें लिखने के कंपाइलर आपको एक से ज्यादा तरीके देता है? जल्दी जल्दी बोलिए। पढ़े? जिन्हें लिखने के सी में कंपाइलर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन देता है, ये लाइन ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बराबर बात है। वेरी गुड, सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा था बताओ? सबसे पहले इस कोर्स का पहला स्टेटमेंट जो आपने सीखा था, ऐसे ऐसे कैसे भी लिख दो एक ही बात है, वो तो बहुत बाद में पढ़ा था कुंदन। इंक्रीमेंट की कहानी तो बहुत बाद में आई थी। आपने सबसे पहले पढ़ा था अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी और हमें तीनों में 10 डालना है, तो बताइए इस लाइन का
कोई शॉर्टकट है? है। आप सीधे कह सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, कह सकते हैं। अलाउड है ना? ऐसे ही आपने फिर सीखा था, अगर हमें सी लैंग्वेज में कहना हो कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आपने सीखा था, अगर हमें कहना हो इंटेजर a इक्वल टू 10, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो आप इसे a प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हैं, आप इसे a प्लस प्लस कर सकते हैं, आप इसे प्लस प्लस a भी कर सकते हैं। सही कह रहा हूं? इतने सारे ऑप्शन पढ़े थे आपने। अब आज इसी कैटेगरी में आप दो और नई चीजें सीखिए। ठीक है, सुनिएगा गौर से। सी लैंग्वेज में आपने अपने प्रोग्राम में कभी इफ लगाया है? लगाया है। इफ के पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी है? ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ही लिखते हैं। कभी ऐसा करा है कि इस कंडीशन में आपने किसी वेरिएबल को नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ? कभी याद आ रहा है ऐसा इफ आपने लिखा हो? कब लिखा है बताओ? ऐसा इफ कब लिखा है आपने? जल्दी जल्दी बोलो। इतना जोरदार वाला हाँ करा है आपने तो उसका सपोर्ट तो करो। कब लिखा है? जब आपने किसी वेरिएबल को नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, इतना सोचना नहीं चाहिए, बहुत कॉमन है। वेरी गुड। जब आपने चेक करा है नंबर ऑड है कि नहीं है। अब नंबर ऑड है कि नहीं है उसकी कंडीशन ऐसे लिखते हैं ना, है ना? और फिर यहां लिखते हैं आप ऑड नंबर। करेक्ट। तो आप सुनिए एक नई चीज। सी लैंग्वेज का कंपाइलर ये कहता है कि जब आप कोई कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो नॉट इक्वल टू 0 आप लिख रहे हैं, ये पूरा नॉट इक्वल टू 0 ये लिखना ऑप्शनल हो जाता है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को ऐसे भी लिख देंगे, इफ a mod 2, तो भी सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपकी बात समझ जाएगा। तब भी सी समझ जाएगी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि a मॉडलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ये दोनों इफ स्टेटमेंट कंपाइलर की नजरों में बिल्कुल सेम मतलब रखते हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है? ठीक है। दैट मीन्स मुझे बताइए, अगर अब मैं आपसे पूछूं वाइल a प्लस बी, इसका कुछ मतलब है? फटाफट जवाब दीजिए। यस। अब आप कहेंगे इसका मतलब है दैट लूप शुड रन until loop should run until sum of a and b becomes 0। लूप तब तक चलना चाहिए जब तक a और b का सम 0 के बराबर ना हो जाए। आ रही है बात समझ? मतलब जब तक वो 0 नहीं है लूप तब तक चलेगा, और जब वो सम 0 हो जाएगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा। हुआ क्लियर? आई बात समझ? चलें आगे। अब इसका फायदा प्रोग्रामर्स कहां उठाते हैं वो देखिए। क्या आप सी लैंग्वेज में इनफाइनाइट फॉर लूप चला सकते हैं?
सी लैंग्वेज में फॉर लूप को इनफाइनाइट चला सकते हैं? बताइए। आप जब फॉर पढ़ रहे थे तब आपने एक ट्रिक पढ़ी थी कि फॉर में हम लोग ऐसे अगर लगा दें तो कंपाइलर इसे इनफाइनाइट लूप मानता है। याद है? याद है। ठीक है, उस दिन आपने ये पढ़ा था, क्या हम ये वाइल पे भी कर सकते हैं? क्या हम ऐसे वाइल लिखकर कंडीशन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं? कंपाइलर अलाउ करता है? बहुत बढ़िया, नहीं करता है, एरर है। बट अब क्या हमारे पास कोई तरीका है? बट नाउ डू वी हैव सम वे? जो आपने अभी अभी सीखा उसको ध्यान में रखें, तो कोई तरीका है वाइल इनफाइनाइट चलाने का? यस है। वो क्या है? वो है, आप लिख दीजिए वाइल वन। तो क्या वाइल वन से वाइल इनफाइनाइट चल जाएगा? तो बिल्कुल चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वाइल वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी ना? दिस कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स, so this becomes infinite loop. This becomes infinite loop. तो आप सी प्रोग्रामिंग में बहुत जगहों पर लोगों को वाइल वन लिखते हुए देखेंगे। ठीक है, और वाइल वन का सीधा मतलब है प्रोग्रामर इंटेंशनली, जानबूझ के लूप को करना चाह रहा है इनफाइनाइट। हुआ क्लियर? चंद्रकांत, अंदर ब्रेक भी तो लगाएंगे बेटा। क्या हो गया है? रिवाइज करो तुम सी। कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? पुरानी बातें भूल जाओगे तो। लूप इनफाइनाइट लगाना एरर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब हम इनफाइनाइट लूप चलाते हैं तो अंदर एक इफ और ब्रेक भी लगाते हैं ताकि लूप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर रुक जाए। लेक्चर छूटे हैं क्या चंद्रकांत? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उम्र भी ठीक ठाक है ना? 50 पार तो नहीं हुए? तो फिर इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं अपन? महीने 2 महीने पुरानी बात है, रिवाइज करें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के। लूप इनफाइनाइट चलाना बहुत कॉमन काम होता है जो हमें करना पड़ता है। शैला का क्वेश्चन आ रहा है, वन की जगह कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं क्या? सभी लोग जवाब दें शैला के क्वेश्चन का। शैला पूछ रही है क्या वन की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं? व्हाट ऑल यू हैव टू से? हाँ लिख सकते हैं शैला, बस जीरो नहीं लिख सकते हैं, है ना? -1 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी तो जीरो नहीं होगा। सबके सब नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन को ट्रू करेंगे, यस और नो। लेकिन ज्यादा पॉपुलर वाइल वन है। समझ आई बात? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम दे रहा हूं, उसका आउटपुट बताना। ठीक, गड़बड़ नहीं करना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ रहा हूं। ए की वैल्यू 10 है, मैंने लिखा है इफ ए इक्वल टू 5 printf हाई, एल्स printf बाय, और फिर मैंने ए को डिस्प्ले कराया बिना एक्सप्लेनेशन दिए। बस इस कोड का स्क्रीन आउटपुट क्या आएगा वो अपने अपना आंसर चैट विंडो में लिख दीजिए। ध्यान से देखना, मैंने बिल्कुल सही लिखा है कोड, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं की है। क्या है, हाई और बाय में से कुछ प्रिंट नहीं होगा? अजय, कुंदन, तुम 2 बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक, मेरे ख्याल से तीसरी बार पढ़ रहे हो तुम ये बैच, अभी भी गलती कर रहे हो। हम्म, कुंदन को लगता है ये एरर है, और बड़ी गलती।
शाबाश विकास, बहुत ही बढ़िया। सबका जवाब गलत है, एक सिरे से सब गलत हैं, कैलाश को छोड़कर। इनिशियली कैलाश ने सही जवाब दिया है, दैट आई कैन सी, बाकी सब गलत हैं। किसी का आधा जवाब सही है, किसी का पूरा ही जवाब गलत है। कैलाश एंड विकास दे आर करेक्ट। आउटपुट आएगा हाई फाइव। अब कैसे आएगा हाई फाइव, समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया हुआ है, ये दिखा आपको? मैंने सिंगल इक्वल टू लगाया है, डबल इक्वल टू नहीं लगाया है। सिंगल इक्वल टू क्या करता है, कंपैरिजन करता है क्या असाइनमेंट करता है? असाइनमेंट करता है। तो अब कंपाइलर इसको क्या पढ़ेगा, कंपाइलर अब इसको पढ़ेगा इफ ए इक्वल टू 10, ठीक है, और अपनी तरफ से इसके आगे जोड़ देगा नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं असाइन। इफ ए इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0, ये कंपाइलर के लिए लाइन बन जाएगी। तो अब आप मानते हैं यहाँ दो काम हो रहे हैं, इस लाइन पे दो काम हो रहे हैं। अब नंबर वन, ए में असाइन हो रहा है 5, सॉरी 5 है यहाँ पर, ए में असाइन हो रहा है 5, है ना? तो पहली बात तो बताइए, जब 5 असाइन होगा तो 10 बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, ओवरराइट हो जाएगा 10। और नॉट इक्वल टू 0 उसके आगे की कंडीशन बन जाएगा। तो अब ये पूरा ये बन गया ना कि ए में 5 असाइन करो और चेक करो ए 0 तो नहीं है। तो क्या 5 0 है? नहीं है। तो इफ की बॉडी रन होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे हाई प्रिंट होगा, ओके, और उसके बाद ये बाद वाला प्रिंट एफ चलेगा। तो आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में आने वाला है हाई एंड 5। अब 10 थोड़ी ना बचा, 10 तो ओवरराइट हो गया ना 5 से। फिर कैसे कह रहे हैं आप लोग 10 आएगा, हाई आएगा? नहीं, मैंने स्पेशली कहा था मोनल कि कोड बिल्कुल सही है, कोड गलत नहीं लिखा है मैंने। अभी आया समझ? चलिए अब इसी तरह से एक और शॉर्टकट सीखिए, अनदर स्पेशल स्टाइल। सी में ऐसा कभी हुआ है कि आपने इफ लिखा हो और आपने वेरिएबल को डबल इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कराओ? कभी ऐसा लिखा है? कब लिखा है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऐसा आपने नंबर के इवन होने के केस में लिखा है ना? इसी को आप सी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ? अगर आपको सी में कभी किसी को डबल इक्वल टू 0 से कंपेयर करना हो तो कंपाइलर कहता है डबल इक्वल टू 0 ना लिखकर आप उसके पहले एक स्पेशल ऑपरेटर लगा दें, अगर ये वाला, ये ऑपरेटर, तो भी कंपाइलर के लिए इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक। और ये कौन है, हु इज दिस? ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक। अब अगर ये क्लियर है तो बताओ, हाउ कैन आई राइट दिस लाइन if a modulo division 2 double equal to 0? Do we have some shortcut for this line? है क्या कोई शॉर्टकट इस लाइन का? है। and what is that? That is if not of a modulo division 2, right? आपने देखा होगा मैंने a mod 2 पे पैरेंथेसिस डाला हुआ है, देखा आपको? वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉट की प्रायोरिटी मॉड से ज्यादा होती है। तो नहीं लगाएंगे पैरेंथेसिस तो क्या दिक्कत होगी? पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि नॉट पहले चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस?
प्रॉब्लम ये होगी कि नॉट पहले चल जाएगा और हमें कंपाइलर को फोर्स करना है कि पहले ए मॉड 2 पढ़े, राइट, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिया गया है। तो ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। ऐसे ही याद करिए, हमें कंपेयर करना है ए आर आर बी आर आर, दो स्ट्रिंग्स हैं, वो बराबर है कि नहीं है। तो आप ऐसे लिखते हैं ना, इफ एस टी आर सी एम पी ए आर आर कॉमा बी आर आर डबल इक्वल टू 0। कुछ और लिख सकते हैं इसकी जगह, कुछ सेकंड ऑप्शन है? हम इसकी जगह लिख सकते हैं इफ नॉट ऑफ एस टी आर सी एम पी ए आर आर कॉमा बी आर आर, दोनों बिल्कुल सेम है। क्लियर? चेंज करूं? चलो, तो अब ये बताओ, इतना सब कुछ सुन लेने के बाद जो हमारा ये वाला कोड है, इस वाले कोड में आपने अभी तक कोड में वाइल लूप ऐसे लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। बताइए, क्या मैं इस वाइल लूप को ऐसे लिख सकता हूं? वाइल ये था आपका नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। तो क्या मैं इस वाइल लूप को ऐसे लिख सकता हूं? वाइल सिर्फ वैल्यू एट पी, प्रिंटफ परसेंटेज सी कॉमा वैल्यू एट पी एंड पी प्लस प्लस। जवाब दें, यस और नो। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूं। देखो, अगर मैं सी से कहता हूं वाइल वैल्यू एट पी नॉट इक्वल टू ए, तो आप मानते हैं ए की जगह हम ए का आस्की लिख सकते हैं, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से सोचिए, अगर हम कंपाइलर से कह रहे हैं वाइल वैल्यू एट पी इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो हम बैक स्लैश 0 की जगह उसकी आस्की लिख सकते हैं, विच इज 0। लिख सकते हैं ना, है ना? आप मुझे बताइए, आपने अभी अभी पढ़ा नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखना जरूरी होता है? क्या नॉट इक्वल टू 0 कहना जरूरी है? देखिए, अभी पढ़ा है ना आपने, यहां पर नॉट इक्वल टू 0 इज ऑप्शनल। तो जब नॉट इक्वल टू 0 ऑप्शनल है, तो फिर क्या ये वाइल लूप ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो आपका ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? और ये खाली वाइल के लिए है कि फॉर वॉर सबके लिए है? आई मीन टू से, जो हमारा पहला कोड था ट्रैवर्स करने वाला, ये इसमें भी ये ट्रिक लगाई जा सकती है। शाबाश, बिल्कुल लगाई जा सकती है। इस वाले के लिए भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस कोड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड in this form: for I equal to 0, value at p plus I, and then I plus plus, अंदर printf percentage c comma value at p plus I। ये दोनों भी बिल्कुल सेम मतलब रखते हैं। फॉर कंपाइलर, आ रहा है समझ? जैसे ये दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है।
आगे बढ़ूं? चलो, अब ये सब सीखने के बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन पुराना है, शर्तें नहीं है। नए नियम कायदों में रहते हुए आपको एक पुराना वाला कोड करना है। कोड है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, store it in a character array, and find out the length of the string. यूजर से स्ट्रिंग लीजिए, कैरेक्टर एरे में रखिए और उसकी लेंथ निकालिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बोल रहा हूं मैं, मेक श्योर यू आर अलाउड टू यूज ओनली एन एरे एंड अ पॉइंटर, नथिंग एल्स। आपको कोई वेरिएबल भी एक्स्ट्रा लेने की इजाजत नहीं है। सिर्फ आपको एक एरे और एक पॉइंटर लेना है और आपको इस एरे की लेंथ निकालनी है। यानी जो आपका इनिशियल कोड है वो मैं ही आपको लिख के दे देता हूं। इतना कोड आपको गिवन है और अब आपसे बोला जा रहा है इस कोड को कंटिन्यू कीजिए ऐसे कि ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर दे दे। कोई आई जे के एक्स वाई जेड यूज नहीं करना, ना ही किसी फंक्शन की मदद लेनी है। लगाइए दिमाग और कंटिन्यू करिए। स्कैनएफ से लेंथ मिलती है समीक्षा? किसने पढ़ाया है आपको कि स्कैनएफ से लेंथ मिलती है? प्रिंटएफ से लेंथ मिलती है, लेकिन मैंने कहा कोई फंक्शन से लेंथ नहीं निकलवानी है। मैंने पहले ही मना कर दिया है, ना प्रिंटएफ यूज करना है लेंथ के लिए, ना स्ट्रिंग लेंथ यूज करना है। दिमाग यूज करो अपना।
अजय कोड चाहिए मुझे, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो बिल्कुल सही लिखी है। बिल्कुल सही थ्योरी लिखी है चंद्रकांत, बट कोड चाहिए मुझे। चलिए समझिए, थ्योरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आगे का कोड देख लें। तो ये कोड होगा, अपन यहां लिख दें वाइल वैल्यू एट पी, और यहां लिख दें पी प्लस प्लस। इतना समझ आ रहा है? जल्दी बताइए, जो वाइल लूप मैंने लिखा है क्लियर है आपको? क्या हो रहा है इस वाइल लूप से? अगर ये एरे है आपका, जिसके अंदर हम मान लेते हैं यूजर से आपने इनपुट लिया हुआ है, और एरे के अंदर स्टोर्ड है हेलो, ये आपने नाम मांगा है तो यूजर ने नाम दिया, मान लीजिए अमित। ये यूजर का इनपुट है। बेस एड्रेस आपके एरे का 2000 है, तो नल कैरेक्टर का एड्रेस 2004 होगा। तो बताइए, ये वाला वाइल लूप जब रुकेगा तो पॉइंटर 2004 पे आकर सेट हो जाएगा? हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। लॉजिक इतना सा है कि इस वाइल से बाहर निकलें और हम लिख दें प्रिंट एफ लेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा पी माइनस एस टी आर। ये हो गया इस एरे की लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका। पी में है 2004, एस टी आर मुझे बताइए एरे का बेस एड्रेस देगा, हाँ या ना? देगा। तो फिर ये हो जाएगा 2004 माइनस 2000, कितना आएगा? 4 आएगा। अमित की लेंथ कितनी है? वो भी 4 ही है, राइट। अब आज के लेक्चर की आखिरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात, ठीक, सुनेगा ध्यान से। सी लैंग्वेज में एक बहुत स्पेशल रूल है रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ एड्रेसेस। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बताइए, आपने अभी अभी दो एड्रेसेस सब्ट्रैक्ट करें, बताइए। ये जो 2004 में से 2000 माइनस करा है, ये एक एड्रेस में से दूसरा एड्रेस सब्ट्रैक्ट करा है ना? तो सी में इसकी एक स्पेशल मैथ्स होती है। क्या स्पेशल मैथ्स होती है, ध्यान दीजिएगा। whenever we subtract two addresses or two pointers, एक ही बात है, then we never get actual answer। सब्ट्रैक्शन का कभी असली आंसर नहीं मिलता हमें। rather compiler divides the actual answer with the size of data type of addresses और pointers जो भी आपने यूज करा है, and then returns the answer। अभी क्या इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने लिखी है, इसको एक डेमो से समझाता हूँ आपको। सपोज करिए हमारे पास इंटेजर्स का एक एरे है इंट ARR5। इमेजिन करिए इसका बेस एड्रेस 3000 है। हमने दो पॉइंटर्स लिए हैं, एक पी और एक क्यू। पी के अंदर हमने स्टोर करा है ARR, क्यू के अंदर हमने स्टोर करा है एड्रेस ऑफ ARR3। तो बताइए जरा, पी में क्या एड्रेस आएगा और क्यू में क्या एड्रेस आएगा? आंसर दें जरा सभी लोग। गुड।
P में आएगा 3000, Q में आएगा 3006, ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप printf करेंगे और लिखेंगे Q माइनस P, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए ना, है ना? लेकिन आपको 3 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपाइलर कहता है जब मैं एड्रेसेस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा मैं उसे पॉइंटर की डेटा टाइप की साइज ऑफ से डिवाइड कर दूंगा। तो 3006 में से 3000 माइनस करा तो 6 बचा, 6 को डिवाइड कर दिया पॉइंटर की डेटा टाइप की साइज ऑफ से, तो 6/2 हो गया, तो ये आ गया 3। हुआ क्लियर? ठीक है, एक और बात सुनिए। अदर देन सब्ट्रैक्शन, no arithmetic operation is allowed between two pointers. सब्ट्रैक्शन के अलावा किसी भी तरह का एरिथमेटिक ऑपरेशन अगर आपने 2 पॉइंटर्स पे करा तो कंपाइलर दे देगा एरर। तो याद रखिएगा, P प्लस Q एरर है, P मल्टीप्लाइड बाय Q एरर है, P डिवाइडेड बाय Q एरर है, P मॉड Q एरर है, सिर्फ P माइनस Q अलाउड है। वो भी बताइए कब? दैट टू ओनली व्हेन पॉइंटर्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप। सोचिए अगर उनकी डेटा टाइप अलग हो गई तो कंपाइलर सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे ये नहीं पता चलेगा मैं किसकी साइज ऑफ से डिवाइड करूं। तो ये सी लैंग्वेज का स्ट्रिक्ट रूल है कि 2 पॉइंटर्स ना कभी ऐड होते हैं, ना कभी मल्टीप्लाई होते हैं, ना उनका कभी मॉड निकलता है, ना वो कभी डिवाइड होते हैं। 2 पॉइंटर सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी तब जब उनकी डेटा टाइप बिल्कुल सेम है। बताएं, क्लियर हो रही है बात मेरी? सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, अब अगला लेक्चर आपका बहुत ही क्रूशियल है, खास तौर पे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास बाई रेफरेंस, पास बाई वैल्यू। मेक श्योर बिल्कुल बिल्कुल मिस ना हो। आइए परसों मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ये स्क्रीनशॉट्स, परसों लेते हैं अपन इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।